और हम भी गुजराती हैं। लेकिन एक फेंको गुजराती मन की बात करता है और एक सच्चा गुजराती दिल की बात करता है। और यदि हम दिल की बात नहीं करते तो आपके इन चेहरों पर आज इस वक्त जो प्यार और मोहब्बत है वो नहीं होती। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजन में दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी समुदाय के जिन साथियों ने अपना योगदान दिया, हमारे सरपंच साहब हाजी उमरदीन सिंधी साहब, मंच पर उपस्थित सारे सम्माननीय साथी वक्ता, हमारे संघर्ष के साथी, आंदोलनकारी सारे भाई बहन और आप सभी युवा वर्ग को, मीडिया और पुलिस के साथियों को, आप सभी बहनों को, माता को, बुजुर्गों को, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। अभी हमने एक ट्वीट किया है, मोदी जी कुत्ते के मरने पर ट्वीट करते हैं, हम अच्छे कामों के लिए ट्वीट करते हैं। तो अभी हमने ट्वीट किया है कि राजस्थान की सरकार के सारे प्रयासों के बावजूद आप जनता की मोहब्बत के चलते राजस्थान में हमारी एंट्री को रोक नहीं पा रहे हैं। कल रात को भी कोई बेचारे डिप्टी एसपी आए थे, हमको कह रहे थे डिप्टी एसपी है, बोला ठीक है ओके, आप कहां जा रहे हैं ये नहीं बताएंगे तो आपकी गाड़ी को डिटेन कर लेंगे। अब गुजरात में मोदी और अमित शाह हमारी गाड़ी को डिटेन नहीं कर पाए तो वसुंधरा की पुलिस क्या डिटेन करेगी? लेकिन थोड़ा बचकाना लगता है, नहीं लगता? इस मुल्क में 4-5 हजार एमएलए हैं, उनमें से किसी के साथ नहीं। भाई हमसे इतना दिक्कत क्यों है आपको? आजाद मुल्क है, आजाद जनता है, खुलकर बात रखना चाहते हैं, इतना प्यार और मोहब्बत जनता का मिला है। गुजरात में, राजस्थान में, केरला में, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पूरे भारत में 20 राज्यों में गए हैं और सारे राज्यों में जाकर कहा है कि मोदी जी एक नहीं 17.5 बार चोर है, चोर। लेकिन यहां पर ही रोकना चाह रहे हैं। खुद गौरव यात्रा लेकर निकली, दंगों के वक्त भी गुजरात में मोदी जी गौरव यात्रा लेकर निकले। किस बात का गौरव ले रहे थे कि देखो या हिंदू और मुसलमानों को कैसे लड़वाया हमने, इस बात का गौरव ले रहे थे। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वसुंधरा जी किस बात का गौरव ले रही है। एक डजन जगह पर राजस्थान में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई, उनमें से एक भी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बात की गौरव यात्रा लेकर निकली है।
इस बात की गौरव यात्रा लेकर निकली है कि 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान दलित और आदिवासियों की चमड़ी उधेड़ी, उस बात की गौरव यात्रा निकाल रही है। आज भी राजस्थान के किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता, क्या इस बात की गौरव यात्रा लेकर निकली है। राजस्थान के लाखों पुलिस कर्मियों को, कांस्टेबलों को 20-20 घंटा, 30-30 घंटा नौकरी करना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन तक अपने बीवी और बच्चों का मुंह नहीं देख पाते, इस बात की गौरव यात्रा लेकर निकली है। या फिर गाय के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को मार दिया गया, इस बात की गौरव यात्रा लेकर निकली। किस बात की गौरव यात्रा है भाई? ना किसानों की आत्महत्या रुकी, न किसानों को फसल का सही दाम मिला, न दलित और माइनॉरिटी सुरक्षित महसूस करे, न बहनों की सुरक्षा के मुद्दे पर वसुंधरा ने मुंह खोला, तो किस बात का गौरव ले रहे हैं? न महंगाई कम हुई, न भ्रष्टाचार कम हुआ, न 2 करोड़ रोजगार मिला, तो किस बात का गौरव है? ठेला दिखाने का गौरव है, किस बात का गौरव है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वो रंगा बिला की जोड़ी यहां पर आएगी। हम तो नाम भूल गए, इस रंगा बिला का नाम तो कहिए जरा। रंगा बिला कौन है? रंगा बिला कौन है भाई? पिछले इसी लाइन से हाथ नहीं आ रही हूं। रंगा बिला कौन है? तो रंगा बिला का क्या करेंगे? उल्टे पांव वापस भेज दो। 2018 में फलों से राजस्थान से और पूरे मुल्क में से रंगा बिला को वापस भेज दो, वरना हमारा संविधान, हमारे भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल की विरासत बचेगी नहीं। ये यहां कहने के लिए आए हैं। कल ही जिस मंच पर हम बैठे थे, वहां पर हमारे एक साथी है पीसी यादव, उनके मोबाइल पे फोन आया कि यदि जिग्नेश मेवाणी मंच पर बैठे और भाषण किया तो तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की फोर्स भेजोगे। यह है तुम्हारा लोकतंत्र, यह है राजस्थान की परंपरा। राजस्थान की संस्कृति क्या है? पधारो मारे देश। क्या हुआ राजस्थान की संस्कृति का? सारे बदमाश, गुंडे, लफंगे, चोर, करप्ट, बेईमान, रैकेटियर्स, बड़े बड़े स्कैम करने वाले सारे लोगों के लिए वसुंधरा के घर के दरवाजे खुले। हमको कह रही है ना, और चोरों को कह रही है पधारो मारे देश। रंगा बिला को कह रही है कि पधारो मारे देश। अडानी और अंबानी को कह रही है कि पधारो मारे देश। तो हमसे क्या दिक्कत है? लेकिन हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि राजस्थान के दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीब लोग हमको कह रहे हैं कि जिग्नेश भाई पधारो मारे देश। वो कहते हैं ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि जिग्नेश भाई को बुलाना है,
तो बेचारी रानी क्या कर ले। लेकिन रानी साहिबा के बारे में हमें बड़ी दया आती है, बेहद चिंता में है। सुना है कि अब तो शाम के 8 बजे के बाद भी होश में रहती है, चुनाव के टेंशन के चलते कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है, ब्रेक लिया है। बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए 3 महीने का ब्रेक लेना है। सोच रही होगी कब ये साले 3-4 महीने खत्म हो और फिर रूटीन चालू करें। लेकिन गंभीरता से एक सवाल पूछना चाहते हैं आप सभी को। एक महलों में रहने वाली रानी, दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, खुद को जवाब दीजिएगा कि एक महलों में रहने वाली रानी को राजस्थान के मजदूर के पसीने के साथ क्या लेना देना हो सकता है। एक महलों में रहने वाली रानी को जो अरबपति है, जिसको खुद नहीं मालूम किसके पास कितना पैसा है, उसको राजस्थान के किसानों के साथ क्या लेना देना हो सकता है। उसके राजस्थान के दलित और मुसलमान के साथ क्या लेना देना हो सकता है। जो लोग ईंटों के भट्ठों में हैं, 14 घंटा काम करते हैं, जो निर्माण मजदूर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, उनके जीवन के साथ जो लोग केमिकल की फैक्ट्रियों में हैं, कारखानों में हैं, जो पसीना बहाते हैं 16 घंटा, इन पुलिस कर्मियों की तरह 20 घंटा खड़ा रहते हैं, उनके जीवन के साथ इस रानी को क्या लेना देना भाई। कुछ नहीं ले रहे। और इसलिए इस बार हमेशा हमेशा ये कि रानी को कह दो कि मैडम अब महल के बाहर आप कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आप महल में रहिए, जनता के बीच में आपको आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस वक्त खामोश थी जब गाय के नाम पे मेवात में किसी की हत्या की गई। आप उस वक्त खामोश थी जब मध्य प्रदेश के किसानों की छाती पर गोलियां दागी गई। आप उस वक्त भी खामोश थी जब ऊना में दलितों का चमड़ा उधेड़ा और बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। 4.5 साल तक चाटा लगाओ और जब चुनाव के 4 महीने बाकी हैं तब मरहम लेकर आओ। अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी। और हमारे साथी बहुत सही कह रहे थे कि ये फांसीवादी ताकत है। यदि बाजार में अच्छा मूल्य मिला तो अपने पिताजी को भी बेच देंगे। आप सोचिए कि नोटबंदी एक अच्छी चीज है, ये दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 90 साल की उम्र की अपनी माता को नोटबंदी की लाइन में खड़ा किया। शर्म आनी चाहिए। इस पुत्र को शर्म आनी चाहिए जो दिल्ली की गद्दी बचाने के लिए, नोटबंदी को अच्छा ठहराने के लिए 90 साल की अपनी मां को सड़कों पर उतारता। 90 साल। इनसे तुम क्या उम्मीद करोगे?
यदि संघ परिवार और भाजपा का पॉलिटिक्स किसी के लिए खतरनाक है तो वो सबसे ज्यादा इस मुल्क के हिंदू और किसानों के लिए है। दलित और मुसलमानों को तो साफ साफ दिखता है कि मारते हैं, लेकिन इतने 50 तरीकों से हिंदू जनता को जो मारते हैं वो दिखता नहीं। गाय के नाम पे राजनीति कर रहे। गुजरात में आकर देखिए, हजारों की हजारों एकड़ जमीन, गौचर की जमीन अदानी के चरणों में रख दी। मुकेश अंबानी को दे दी, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को दे दी, और फिर कहेंगे गाय माता की जय। हमारा तो यह कहना है कि दलित, आदिवासी और मुसलमान को नहीं, मोदी जी यदि आपकी नीयत साफ है तो आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा के जो बेरोजगार युवा है उनको 2 करोड़ रोजगार दे दो। चलो, हमको तो नहीं देंगे, हमको मालूम है। बेचारे एबीवीपी, भाजपा और आरएसएस के लोग 5:30 बजे उठकर चड्डी पहनकर सूर्य नमस्कार करते हैं। कभी हवा खींचते हैं, कभी हवा छोड़ते हैं, कभी श्री श्री रविशंकर के पास जाते हैं, कभी बाबा रामदेव के पास जाते हैं, कभी ये जड़ी बूटी खाते हैं, कभी ये औषधि खाते हैं, कभी योगा करते हैं। 1925 से आपसे लिए पेपर मिल रहे हैं, क्या कहते हैं, पापड़ मिल रहे हैं। 1925 से उनका सूर्य नमस्कार खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। उनको दे दीजिए 2 करोड़ रोजगार, हमको तो नहीं देंगे। अच्छा प्रपोजल है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई? सही बात बोल रहे आप। चलिए 2 करोड़ ना दे, कोई नहीं, रानी ने कहा था 15 लाख देंगे। तो राजस्थान में चड्डी पहनकर सूर्य नमस्कार करने वाले आरएसएस के 15 लाख तो लोग हो गए, उन विचारों को दे दो। चलिए ज्यादा नहीं, उनको चपरा से तो बना दो भाई, इतना तो हो सकता है ना। थोड़ी पुलिस की भर्ती कर दो, चपरासी बना दो। कुछ नहीं दिया, ठेंगा दिया, ठेंगा। बेचारे रोज सुबह उठकर शाम को सोते पहले प्रभु श्री रामचंद्र की जय बोलते, और सारी मलाई अमित शाह का बेटा खा जाता है। राम भक्तों की हालत बड़ी खराब है। ओहो, उनको भी उम्मीद थी कि भाइयों बहनों, 15 लाख मिलेंगे। 15 पैसा नहीं आया। हमको किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी 15 अगस्त के दिन वो कैसी लगी, 10 में से कितना देंगे? हमने कहा 1.5। राफेल का जो सौदा हुआ है, मोदी जी कहते हैं न खाता हूं न खाने देता हूं, बहुत जमकर खाया। और कभी कभी एक नारा हमको याद आता है कि इतना खाया है कि हम सभी लोगों को यह कहना चाहिए कि सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से। भाई आप भी सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से। बोले ये तो सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। कारपोरेट कंपनियों का
5 लाख करोड़ का टैक्स माफ, लेकिन किसानों का एक पैसा माफ करने को तैयार नहीं, एक पैसा। कल हम दोहरा रहे थे ये फिगर बार बार कि चलो 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 500 करोड़ भी नहीं, 5000 करोड़ भी नहीं, 50,000 करोड़ भी नहीं, 5,29,000 करोड़। बड़ी बड़ी कंपनियों का टैक्स माफ, किसानों का एक पैसा नहीं। ये है उनका गुजरात मॉडल, ये है गुजरात मॉडल की सच्चाई। 4.5 साल हो गए, गाय की पूंछ के अलावा क्या मिला? ऊना के वक्त जब दलितों को मारा तब हमने नारा दिया था कि मोदी जी गाय की पूंछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। इस मुल्क के दलित, आदिवासी और मुसलमान तीनों गरीब तबके, तीनों के पास खेती के लिए जमीन नहीं। तीनों को जमीन देने का महसूल कानून में, रेवेन्यू लॉ में प्रावधान है, लेकिन जमीन किसको दे रहे? अडानी को, अंबानी को, एसआर को। और जिन आदिवासी इलाकों में जमीनों के नीचे करोड़ों अरबों रुपए का खनिज पड़ा है, सुनिएगा, जिन आदिवासी इलाकों में जमीनों के नीचे करोड़ों अरबों रुपए का खनिज पड़ा है, इस खनिज और जमीन को बचाने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, कल ऐसे साथियों को मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा, उनके घर में रेड किया और बोला कि ये सारे लोग माओवादी हैं। यदि कोई मुसलमान लड़ रहा है तो कहेंगे कि जिहादी है, और यदि कोई अम्बेडकरवादी लड़ रहा है तो कहेंगे कि नक्सलवादी है। ये है उनका फॉर्मूला। यदि आप मुसलमान हैं तो आपको आतंकवादी कह देंगे, और यदि आप दलित हैं तो आपको कहेंगे कि नक्सलवादी। संविधान हमारे बाप ने लिखा, तो तुम कौन होते हो हमको सर्टिफिकेट देने वाले कि जिहादी है, नक्सलवादी है या राष्ट्रद्रोही है? तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, हमको सर्टिफिकेट बांटो? तुम चड्डीदारी संघी भाजपाई हो, थोड़ा इतिहास भी याद कर लो। क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक और चंद्रशेखर आजाद इस स्वतंत्रता के आंदोलन में फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, तब आरएसएस के लोग कहां थे? अंग्रेजों के पैरों के तलवे चाट रहे थे, तलवे। माफीनामा लिख रहे थे कि ब्रिटिश सरकार, माई बाप, गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। सच कह दूं, यदि सरकारें और पुलिस उनका साथ छोड़ दे तो ये 1 नंबर के डरपोक, कायर और चोर प्रजा है। वो मुर्दाबादी है भाई, इसके पीछे टाइम मत खराब हो रहा है, वो मानसिक रूप से थोड़ा। हमने तो चुनाव जीतने के बाद ही कहा था इसको भाई हिमालय भेज दो। अच्छे वाला कोई राम जी का मंदिर पकड़ कर बैठे बैठे घंटा बजाए, हमारा भेजा ना।
तो हमने हिमालय भेजने का कहा इसीलिए वो पत्थर के गोले पे अपनी कमर को झुकाकर मैं कितना स्ट्रांग हूं दिखाने का कोशिश किया। सारी पॉलिटिकल पार्टियों से इस देश की जनता नाराज है, लेकिन आप ये कहिए कि भारत के इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? अब इसका नाम बोलिए। इस मुल्क के इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है? इसमें किसी को गलतफहमी नहीं, जनता बहुत क्लियर है। मैं वडगांव से चुनाव जीता, गुजरात के बनासकांठा जिले में। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, ये फेंकू एक दिन वहां गया और वहां माइक पकड़ के बोला, भाइयों बहनों, मेरे बनासकांठा के किसानों, आप हैंडपंप चलाओ, हैंडपंप से खनिज तेल निकलेगा। अरे भैया 125 करोड़ जनता का तेल निकल गया, पीने का पानी भी नहीं आया। उसी बनासकांठा में दोबारा कहा, भाइयों बहनों, तुम टमाटर और पटाखा की खेती करो, तुम्हारी चिप्स चाइना में बेची है। वहां के किसान